मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, हमारी जो PYQ की जो सीरीज चल रही है पेपर 2 की 2021 का अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होगा इस वीडियो के अंदर। जो सीरीज है हमारी वो बच्चों ए सीरीज है और ईयर है 2001 पेपर 2 ISS। ठीक, तो चलिए खैर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, T1 and T2 are two consistent estimator of θ1 and θ2 respectively. Then consider the following statement. Number 1 statement है T1 plus T2 is also the consistent estimator for θ1 plus θ2. T1 into T2 is also the consistent estimator for θ1 and θ2. तो ये मेरे बच्चों T1 into T2 है, ऐसे है T1 into T2 है और ये किसका कंसिस्टेंट है? θ1 into θ2। तो जो क्रॉस लगा है, क्रॉस का मतलब ये कोई मतलब जैसे होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसी चीज नहीं है, डॉट है ये। कभी इन केस किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बात करते हैं। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा सा आप एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो कंसिस्टेंसी होती है बच्चों, वो किसी भी एस्टिमेटर का एक लार्ज बिहेवियर होता है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर उस एस्टिमेटर को कहते हैं जो अगर मैं उसकी सीक्वेंस बनाऊं वो कन्वर्ज करे थीटा को विद प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जब आप बनाते हैं तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर सिर्फ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन नहीं होता, ये फंक्शन ऑफ सैंपल साइज भी होता है, होना चाहिए, होगा। तो एक्चुअली में जो बुक जो एग्जाम राइटर ने T1 लिखा है ना, T1, एक्चुअली ये T1 नहीं है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करो T1n। रिप्रेजेंट करने का ये सेंस है कि जो T1 है तो वो फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन तो है ही, बट वो फंक्शन ऑफ सैंपल साइज भी होता है। तो जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। तो अब जो ये T1n आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कोई एक एस्टिमेटर नहीं होता, ये होती है सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर। आप समझते होंगे सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा? तो ये जो T1n है ना, ये एक्चुअली इस सीक्वेंस की nth टर्म होता है, तो n का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। चलिए क्या, कोई बात नहीं, इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, आप T1 लिख के भी छोड़ सकते हैं, बट सेंस मैंने आपको समझा दिया कि इस चीज का क्या सेंस है और क्यों n को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो सैंपल ऑब्जर्वेशंस पे तो डिपेंड करती ही है, इसकी वैल्यू सैंपल के साइज पर भी डिपेंड करती है, स्पेशली व्हेन वी डिस्कस द कंसिस्टेंसी। तो मेरे बच्चों T1 या T1n जो भी मैंने लिखा है, दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ θ1। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ the sequence T1n converges to θ1 with probability। समझ गए? ये रूल है कंसिस्टेंसी का, ये रूल है। सिमिलरली अगर मैं T2 लिखूं which is equivalently T2n converges to θ2 with the probability। क्यों? क्योंकि T2 जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है θ2 का। ठीक, अब मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स में ये रूल है। क्या रूल है स्टैटिस्टिक्स में? आपको छोटी सी चीज समझाता हूं कि अगर कोई भी सीक्वेंस है आपके पास Tn की, सपोज वो कन्वर्ज करती है θ1 को विद द प्रोबेबिलिटी, और एक है Tn डैश, कोई दूसरी सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है θ2 को विद द प्रोबेबिलिटी, सपोज। तो चार रूल है यहां पर। कंफर्म Tn प्लस Tn डैश कन्वर्ज करेगा θ1 प्लस θ2 को विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक है? सेकंड है Tn माइनस Tn डैश कन्वर्ज करेगा θ1 माइनस θ2 विद द प्रोबेबिलिटी। थर्ड है Tn इंटू Tn डैश कन्वर्ज करेगा θ1 इंटू θ2 विद द प्रोबेबिलिटी, और Tn डिवाइडेड बाय Tn डैश कन्वर्ज करेगा θ1 डिवाइडेड बाय θ2 विद द प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पर कुछ
कंडीशंस मैं लगाना चाहूंगा। एक तो θ2 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा Tn डैश की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट Tn डैश विल टेक वैल्यू 0 इज 0। ये मेरे बच्चों सिर्फ लिखने का तरीका है। तो ये 4 रूल है। अब इन चारों में से 2 आपसे आज पूछे गए हैं, एक पहले वाला और एक तीसरे वाला। बीच के 2 भी मैंने आपको समझा दिए, क्योंकि हो सकता है अगले साल या किसी और ईयर में इस टाइप से चीजें पूछ ले। तो जो कंसिस्टेंसी का टॉपिक है वो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। कन्वर्जेंसी ऑफ द एस्टिमेटर टू थीटा इज सेम एज द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एस्टिमेटर टू थीटा विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसीलिए मैंने बोला था कि T1 मत लिखिए, आप T1n लिखिए ताकि n की रिप्रेजेंटेशन रहे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रूल, अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं और इसको मैं 1 सेकंड के लिए ले लूं T1 और इसको ले लूं मैं T2, तो T1 प्लस T2 θ1 प्लस θ2 का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा और T1 इंटू T2 θ1 इंटू θ2 का मेरे बच्चों एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। बाकी भी 2 मैंने लिख दिए जो पॉसिबल थे। इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बता देता हूं कि एग्जामिनर और भी बच्चों बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। जैसे अगर वो ये कहते ना कि TJN कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा जे का, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा जे का, तो जे मैंने फिक्स कर दिया, एन मैंने सफिक्स में ले लिया, आपको पता है क्यों ले लिया होगा। ठीक, और जे गोज फ्रॉम सपोज 1 2 3 टू मान लीजिए के तक, है ना। जैसे यहां पे 2 थे, मैंने ऐसे ले लिया के तक। तो मेरे बच्चों कंफर्म समीशन जे गोज फ्रॉम 1 टू के टी जे एन मस्ट बी द consistent estimator for summation j goes from 1 to k theta j. This rule is also applicable for multiplication also. Multiplication also मतलब the product of j goes from 1 to k t j n is also consistent estimator for product of theta j goes from 1 to k. बिल्कुल ये रूल दोनों में वैलिड है। प्लस वाला और जो डिवीजन वाला माइनस वाला है वो भी यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें खास बात है, मतलब थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो हर बच्चा मेरे से कोचिंग तो लेता नहीं है, तो जो बच्चे नहीं लेते हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे काम करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा और टफ कर दें, यहीं पे अगर हम के की वैल्यू डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, इन्फिनिटी लग जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी लग जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी लग जाएगा। अब कन्वर्जेंसी रहे या कंसिस्टेंसी रहे ऐसा जरूरी नहीं है, इन्फिनिटी लगते हैं। उसका रीजन है, अब जो ये सीरीज है ना बच्चों, जो ये प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई, और इनफाइनाइट की सीरीज की कन्वर्जेंसी की ही कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर वो कन्वर्जेंट होगी ही नहीं तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर देगी ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल था, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी मैंने जितना मेरे से कम समय में हो सकता था मैंने आपको चीजें समझाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1, एक साइज का सैंपल है, पॉइजन थीटा से लिया गया है, 5 टू द पावर x अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका। मतलब सिंपल है, आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 टू द पावर x निकालना है, किसके बराबर होगा, जिसके बराबर होगा ये उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा, वेयर x फॉलो द पॉइजन विद पैरामीटर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब देखिए, अगर x फॉलो करता है मान लीजिए पॉइजन थीटा को, ठीक है, तो p ऑफ x किसके बराबर होगा, e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और x गोज फ्रॉम 0 1 टू इंफिनिटी। ठीक, आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 टू द पावर x आपको चाहिए। वेरी सिंपल, समीशन x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 5 टू द पावर x e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, e टू द पावर माइनस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, और यहां पे क्या बचा, समीशन x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 5 इंटू थीटा टू दी पावर x
डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। सोल्व करोगे मेरे बच्चों e टू द पावर माइनस थीटा और ये आ जाएगा e टू द पावर 5 थीटा। सोल्व करोगे e टू द पावर 4 थीटा। नाउ दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 टू द पावर x e टू द पावर 4 थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सिंपल है बिल्कुल, कोई भी बच्चों ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ ही क्वेश्चन है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस में से मान लीजिए 25 क्वेश्चंस टू 30 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं, 10-12 क्वेश्चन टफ आते हैं। तो वो जो 10-12 क्वेश्चन टफ आते हैं उन्हीं पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपका बनाना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर ने पढ़ाया है और आपने कितनी अच्छे से मेहनत करी है। ठीक है, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन को सोल्व कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट 4 3 4 6 6 2 3 4 4 3 5 and 5 be a sample of size 12। तो 12 ऑब्जर्वेशंस का हमने सैंपल लिया फ्रॉम ए ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन हैविंग द पीडीएफ दिस वन। द एस्टिमेटर ऑफ थीटा यूजिंग द मेथड ऑफ मूवमेंट आपको बताना है। बच्चों वेरी सिंपल है, ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, अगर आपको MOME चाहिए, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर चाहिए, तो कोई भी पॉपुलेशन मूवमेंट आप इक्वेट कर दीजिए सैंपल के सेम ऑर्डर अबाउट सेम पॉइंट के मूवमेंट्स के। कितने करने हैं इक्वेट, जितने पैरामीटर्स के बारे में आपसे बात की गई। तो एक ही पैरामीटर है थीटा, तो क्या करना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वेट करना होगा x बार के, और यहां से आपको थीटा की वैल्यू सोल्व करनी होगी। जो भी वैल्यू सोल्व करके आएगी कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्व्ड सैंपल, वो आपकी जो है MOME मिल जाएगी आपको वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बच्चों, नाम तो दिया है उसने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन, लेकिन जो पीडीएफ दिया है वो ज्योमेट्रिक का नहीं, वो ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक का है। तो यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, रीजन मैं देता हूं। अगर x फॉलो करता है ज्योमेट्रिक विद पैरामीटर थीटा, अब सुनिएगा गौर से, तो जो डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन p ऑफ x होता है वो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा टू द पावर x होता है। लेकिन थीटा जो मूव करता है, थीटा गोज फ्रॉम 0 1 2 अप टू डॉट डॉट इनफिनिटी, ऐसे मूव करता है। यहां पे जो पीडीएफ दिया गया है वो समथिंग डिफरेंट है। यहां पे पीडीएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x इज थीटा इंटू 1 माइनस थीटा टू द पावर x माइनस 1 दिया गया है, और x गोज फ्रॉम 1 2 3 से स्टार्ट है। तो ऊपर वाला ज्योमेट्रिक है, नीचे वाला है ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक। बी केयरफुल, ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक। उसका रीजन है मेरे बच्चों, अगर आप ऊपर वाले की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, ऊपर वाले की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा आएगी, क्योंकि ये रूल है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन थीटा ओनली। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई इतना इसमें कोई टिपिकल टास्क नहीं है। बी केयरफुल ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक का जो मीन होता है वो ये होता है, लेकिन ये तब होता है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां नाम भले ज्योमेट्रिक दिया हो, नाम से मतलब नहीं है। नाम रख दीजिए इसका अमिताभ बच्चन, तो ऐश्वर्या इसकी थोड़ी हो जाएगी। अमिताभ बच्चन के नाम से मतलब नहीं है मुझे मतलब है उसका डेंसिटी फंक्शन क्या है। डेंसिटी फंक्शन है थीटा इंटू 1 माइनस थीटा टू द पावर x, या x माइनस 1, और x की वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है 1 अपॉन थीटा। अब सब कुछ खत्म, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 अपॉन थीटा, सारा खेल इसके था, किसके बराबर है, x बार के बराबर है। अगर आप x बार की वैल्यू कैलकुलेट करें यहां पर, तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है मेरे बच्चों, ये सब की सब आपको सम करके डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो एक बार देखें, 4 और 3 7 12 13 16 22 23 24 26 27 31 31 35 45 47 48 48 12 4 48, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 48 बाई 12 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 आ रहा है, तो थीटा हैट किसके बराबर बना, 1/4 विच इज 0.25। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए किसके बराबर है, ए के बराबर। तो थोड़ा सा देख लिया करो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या दिया गया है, या डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन क्या दिया गया है। तो नाम से उतना मतलब नहीं है जितना उसके डेंसिटी फंक्शन से आपको फर्क पड़ने वाला है। चलिए घर अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रैंडम सैंपल x1 से लेके xn फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉर्मल थीटा, 4।
तो थीटा जो है अननोन है और जो वैल्यूज दे दिया वो 4 के बराबर नोन है। एमएलई बताना है थीटा का, क्या सैंपल मीन एमएलई है थीटा का ये बताना है। एमएलई बताना है थीटा स्क्वायर का, क्या 1/n समीशन xi स्क्वायर एमएलई है थीटा स्क्वायर का। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम इसको इजीली डिस्कस करें क्योंकि आसान है चीजें, सबसे पहले तो डेंसिटी फंक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा 1/2 टाइम्स, क्योंकि सिग्मा होता है अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 4 और x माइनस थीटा का होल स्क्वायर। लाइक्लीहुड फंक्शन अगर मैं बनाऊं तो 1/2 अंडर द रूट ऑफ 2n टू द पावर n e टू द पावर माइनस 1/8 समीशन xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। लोग ले लीजिए, अब आप लोग ले हुए तो लोग c क्योंकि ये कांस्टेंट है माइनस के 1/8 समीशन xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर। डेल्टा लोग l बाई डेल्टा थीटा मान लीजिए अगर आप करोगे तो दिस इज बिकम 0 माइनस के 1/8 इंटू 2 टाइम्स समीशन xi माइनस के थीटा इंटू -1 ये बनेगा। तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, पुट इट इक्वल टू 0 करोगे तो कंफर्म जो थीटा है मेरे बच्चों यहां पर बनेगा वो 1/n समीशन xi यानी कि x बार बनने वाला है। ये वो प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, तो सेम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बारी आती है क्या थीटा स्क्वायर का जो एमएलई बनेगा वो 1/n समीशन xi स्क्वायर बनेगा? नहीं नहीं, उसका रीजन है मेरे बच्चों, थीटा एमएलई के अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, वो तब होती है जब आपका इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। तो यहां पे जो थीटा स्क्वायर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो जो थीटा स्क्वायर है वो इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, तो ये इसका एमएलई बने ऐसा जरूरी नहीं है। बी केयरफुल, मतलब ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस में नहीं लगा रहा हूं, सिंपल है बिल्कुल। तो ये चीज जो सेकंड वाला मेरा ऑप्शन है या सेकंड वाला जो मेरा स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। ठीक है, तो एमएलई ऑफ थीटा इज x बार बट एमएलई ऑफ थीटा स्क्वायर इज नॉट ट्रू, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से YouTube चैनल पे आप डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।